हेलो दोस्तों, जय हिंद जय भारत। आज का हमारा टॉपिक है भूमिगत जल के बारे में। आज हम जानेंगे भूमिगत जल के कार्य तथा काष्ठ स्थलाकृति के बारे में। द वर्क ऑफ अंडरग्राउंड वाटर एंड कास्ट टोपोग्राफी। तो जानेंगे भूमिगत जल के स्रोतों के बारे में भी। उससे पहले जानते हैं कि भूमिगत जल है क्या। तो धरातल के नीचे चट्टानों के छिद्रों एवं दरारों में पाए जाने वाला जल भूमिगत जल कहलाता है। जो धरातल के नीचे यानी भूमि के नीचे और चट्टानों के छेदों में, छिद्रों में और दरारों में जो जल पाया जाता है उसे भूमिगत जल कहते हैं। कुएं का पानी इसी पर निर्भर करता है। कुएं तो लगभग सारे लोग जानते होंगे। बहुत से स्थानों पर कुएं अभी चलो नहीं हैं, लेकिन पहले हर जगह कुएं होते थे और बहुत सारे स्थानों पर आज भी कुएं हैं और लोग उसी पानी पर निर्भर हैं, कुएं के पानी पर निर्भर हैं। तो कुएं का जो पानी है वो इसी भूमिगत जल पर निर्भर है, यानी कुएं में भूमि से ही पानी आता है, जिससे मनुष्य को मुख्य रूप से पीने का पानी मिलता है। कहीं कहीं भूमिगत जल स्रोत के रूप में भी प्राप्त होता है। होता क्या है, जो भूमिगत जल है वो स्रोत के रूप में पृथ्वी की सतह पर बाहर निकलता है और ऐसे स्थानों पर पीने के पानी की सुविधा हो जाती है। और ये पीने के पानी की सुविधा होने के कारण पूरे के पूरे गांव भी बस जाते हैं। ये है भूमिगत जल। और भूमिगत जल का प्रभाव जो है वो विशेषकर चूना पत्थर के क्षेत्रों में स्थलाकृति के निर्माण पर भी पड़ता है। अब जान लेते हैं भूमिगत जल के स्रोतों के बारे में। भूमिगत जल के कौन कौन से स्रोत हैं और कितने स्रोत हैं मुख्य रूप से। तो भूमिगत जल के मुख्य रूप से 4 स्रोत हैं। सबसे पहला हम बात करते हैं अपृष्ठ जल के बारे में। ये भूमिगत जल का स्रोत है अपृष्ठ जल। वर्षा तथा हिमवर्षा द्वारा, वर्षा और बर्फ की वर्षा द्वारा जल, भूमिगत जल जो होता है ये अपृष्ठ जल कहलाता है। होता क्या है, जब वर्षा होती है अथवा बर्फ पिघलता है तो इसके पिघलने से जो जल बनता है तो उस जल का कुछ अंश भाप बनकर वायुमंडल में मिल जाता है और कुछ अंश धरातल पर बहने लगता है और बाकी का जो जल बचता है यानी कुछ अंश जो बचता है वो भूमि में सूख जाता है। और यही भूमि में सूखने के कारण भूतल के नीचे चट्टानों में संग्रहित हो जाता है, यानी चट्टानों में पहुंच जाता है। तो यही जो प्रक्रिया है, यानी वर्षा के जल की और बर्फ के जल की जो प्रक्रिया है, यही प्रक्रिया अपृष्ठ जल यानी मेटेओरिक वाटर कहलाती है। मेटेओरिक वाटर कहलाती है। इसका अगला स्रोत हम बात करेंगे। अगला स्रोत है इसका सहजात जल। ये सामने आपके जो चट्टान है, इस चट्टान को कहते हैं तलछट्टी चट्टाने। कौन सी चट्टाने हैं ये? तलछट्टी चट्टाने। तो होता क्या है कि तलछट्टी चट्टानों के निर्माण के समय कभी कभी उनके छिद्रों में जल रह जाता है। इनके निर्माण के समय कभी कभी इनके छिद्रों में
जल रह जाता है। इस प्रकार तलछटी चट्टानों से जो जल प्राप्त होता है उसी को हम सहजात जल कहते हैं, क्योंकि यह जल चट्टानों के साथ ही उत्पन्न हुआ है और उनमें उनके जन्म के समय से ही है। ये जो चट्टानें हैं इनके जन्म से ही, यानी जब से ये बनी हैं तब से ही इनमें जल पाया जाता है। तो हम बात करेंगे इसके अगले स्रोत के बारे में। इसका अगला स्रोत है, दोस्तों कॉपी पेन लेकर बैठा कीजिए ताकि कोई भी जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है आपके एग्जाम से रिलेटेड जो अक्सर पूछे जाते हैं उसको आप लिख सकें, जो आपके एग्जाम में काफ़ी हेल्प करेंगे। अगला जो स्रोत है भूमिगत जल का वो है मैग्मज जल, यानी मैग्नेटिक वाटर। मैग्मज जल यानी मैग्नेटिक वाटर कुछ खनिजों में भी जल का अंश होता है। यह है आपके सामने मैग्मा और ऊपर दिखा रहा है लावा। तो अभी मैं इसके बारे में बताऊंगा, यानी मैग्नेटिक वाटर यानी मैग्मा जल। तो कुछ खनिजों में क्या होता है, खनिजों में भी जल का कुछ अंश होता है। जब चट्टानें पिघलती हैं और द्रव मैग्मा धरातल पर या धरातल की ओर उठता है, द्रव मैग्मा धरातल पर या धरातल की ओर उठता है, तो इन खनिजों का जल जो होता है वो मैग्मा से अलग हो जाता है और आसपास की चट्टानों और छिद्रों में प्रवेश कर जाता है। आसपास की चट्टानों और छिद्रों में प्रवेश कर जाता है। ऐसे जल को हम मैग्मज जल कहते हैं या मैग्मा जल कहते हैं। समझ गए होंगे दोस्तों आप कि मैग्मज जल क्या होता है, यानी मैग्नेटिक वाटर क्या होता है। दोबारा से मैं आपको बता दूं कि कुछ खनिजों में भी जल का अंश होता है और जब चट्टानें पिघलती हैं तो द्रव मैग्मा धरातल पर या धरातल की ओर उठने लगता है। तो इन खनिजों का जो जल होता है वो मैग्मा से अलग हो जाता है और आसपास की चट्टानों और छिद्रों में प्रवेश करने लगता है। और ये जो जल चट्टानों में प्रवेश करता है या छिद्रों में प्रवेश करता है तो ऐसे जल को ही हम मैग्मज जल कहते हैं, यानी मैग्नेटिक वाटर कहते हैं। अगला हमारा स्रोत है महासागरीय जल, यानी अगला स्रोत, और मेरे हिसाब से ये लास्ट स्रोत है, चौथा स्रोत है। महासागरीय जल क्या होता है, तटीय क्षेत्रों में महासागर का जल भी रिस कर, महासागर का जो जल होता है वो रिस कर चट्टानों में प्रवेश कर जाता है और इसी जल को ही हम महासागरीय जल कहते हैं। दोस्तों अगर देखा जाए, ये हमने सारे स्रोत जान लिए कि भूमिगत जल क्या होता है और भूमिगत जल के स्रोत क्या क्या हैं और इनसे क्या क्या सुविधाएं हैं, मनुष्य को कैसे इनसे सुविधाएं हैं और कैसे कैसे गांव बस जाते हैं इन सुविधाओं के कारण, ये हमने आपको बताया। बाकी अगर देखा जाए तो भूमिगत जल के इन 4 स्रोतों में जो अपभ्रष्ट जल है उसका ही सबसे ज्यादा महत्व है। अपभ्रष्ट जल आपने समझ लिया होगा, यानी जो वर्षा का जल है और जो बर्फ का जल है, यानी वर्षा होती है और कभी कभी बर्फ की वर्षा होती है, या वैसे भी चट्टानों में जो बर्फ होता है वो पिघल कर कुछ तो भाप बनकर ऊपर वायुमंडल में उड़ जाता है और कुछ भूमि में बहने लगता है और कुछ वहीं पर सूख जाता है और भूमि के अंदर चला जाता है, उसको बोलते हैं हम अपभ्रष्ट जल।
तो इसका ही सबसे ज़्यादा, अवरस्ट जल का सबसे ज़्यादा महत्व है। बाकी इसकी तुलना में ये नगण्य है। अन्य 3 जो हैं ये नगण्य हैं या बहुत कम हैं। तो ये रहा हमारा आज का टॉपिक, भूमिगत जल। और मैं बहुत ही जल्द लौटूंगा लेकर चट्टानों के बारे में एक बहुत ही अच्छे शब्दों में, बहुत ही सरल शब्दों में चट्टानों के बारे में वीडियो बनाकर आपके सामने हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, ताकि आने वाले इसी तरह के इम्पोर्टेंट वीडियोस जो मैं आपके लिए खासकर बहुत ही मेहनत और लगन के साथ बनाता हूं, आप तक आसानी से पहुंच सकें। तो दोस्तों जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो चट्टानों के साथ।